नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल अमरेंद्र पॉलिटिकल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें हम लोग इसके पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़े हैं कि सेशन ऑफ कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें से हम लोग कांग्रेस के महत्वपूर्ण या मुख्य सेशन के बारे में पढ़े हैं और उसमें क्या हुआ है, कौन अध्यक्ष थे, हैं, कब हुआ है, किस सन में हुआ है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़े हैं, बेसिक चीज़ें। लेकिन आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर ये कांग्रेस जो संगठन बना, इसके पहले भी भारत में कोई संगठन था, कोई संगठन कार्य कर रहा था या नहीं। तो था। इसके पहले इंडिया एसोसिएशन और जैसे है इंडिया और एक था इंडियन एसोसिएशन, एक था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, एक था पूना सभा। ये चार तरीके से संगठन कार्यरत में थे उस समय भारत में, और ये अपना सुधार से संबंधित या फिर अंग्रेज़ों से कुछ न कुछ मांग जरूर करते थे, लेकिन ये इतने बड़े नेशनलिज्म के आधार पे नहीं थे। ये बहुत छोटे और संकुचित रूप में काम करते थे, या फिर एक कहें कि एक स्थानीय स्तर पे, एक विशेष क्षेत्रीय स्तर पे काम कर रहे थे, बहुत ब्रॉड में या फिर विस्तृत रूप में काम नहीं कर रहे थे। तो हम लोग इसमें कांग्रेस का देखेंगे कि जब हमारा कांग्रेस संगठन बना, क्योंकि ये सब जितने संगठन थे अभी जब मैं जो बताया हूँ ये बहुत छोटे लेवल पे थे, और बस पूरे नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा संगठन बना था वो कांग्रेस था। तो हम लोग यहाँ पे यही पढ़ेंगे कि हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस का इतिहास, और इस कांग्रेस के इतिहास को हम लोग 3 चरण में या फिर 3 युग में पढ़ेंगे, जिसमें से हमारा पहला युग है मॉडरेट नेशनलिज्म, जिसको हम ये बोलते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद। ऐसे समझना कि ये लगभग जब कांग्रेस का गठन हुआ था, ये लगभग 1885 से लेकर के 1905 तक ईस्वी तक था। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म, उग्रवादी राष्ट्रवाद। ये हमारा स्टार्ट होता है ये 1905 है ना, तो ये समझ लीजिए कि 1906 से लेकर के ये 1919 तक उग्रवादियों का ही चलता है। उसके बाद आता है
गांधी ईरा ऑफ नेशनल मूवमेंट, अर्थात गांधी युग के राष्ट्रीय आंदोलन, ये हमारा आता है 1920 से 1947 ईस्वी तक। ये हम लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पर देखिए, उदारवादी राष्ट्रवाद में कुछ ऐसे व्यक्ति थे, अभी हम बताएंगे। फिर इसके अनेकों खंडों को भी हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या विचारधाराएं थी, इसकी क्या विचारधाराएं थी, इसकी क्या विचारधाराएं थी। तो आज हम जानते हैं ये नहीं पढ़ पाएंगे, ये भी नहीं पढ़ पाएंगे, लगभग ये चीज़ें हम बता देंगे। उदारवाद, मॉडरेट, जिसे हम एक तरीके से लिबरल बोलते हैं। जैसे जब हमारे देश के एक राष्ट्रीय स्तर पे जो एक संगठन बना था कांग्रेस, जो आज उसी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता है, तो ये कांग्रेस के अंदर बहुत सारे नेता थे। तो ये जो नेता थे, ये इसमें कौन सा तरीका इसमें अपनाते थे, उसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। ये इतने उदारवाद थे कि अंग्रेजों के प्रति इनकी भक्ति भाव थी। अपनी मांगों को, जनता की मांगों को अंग्रेजों से मांग करते थे, लेकिन ये प्रार्थना करते थे, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो भी लोग मांग किए वो लोग हुआ नहीं। इसीलिए इसके नेताओं में कुछ युवा, कुछ ऐसे उभरे हैं जो एक उग्र के तरीके से हो गए। ये उदार नहीं थे, अंग्रेजों के प्रति भक्ति भाव नहीं थी, बल्कि ये इतने उग्र थे कि इनको लगा कि जो ये लोग हैं, जो ये कांग्रेस के अंदर ही जो ये नेता हैं, जो अंग्रेजों के प्रति भक्ति भाव रखते हैं, प्रेम से मांगते हैं, उनको विश्वास है कि अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, हमारे देश के रीति रिवाजों को जान जाएंगे तो वो हम लोगों से बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे। इनकी एक मतलब आशा थी, और अंग्रेज़ों को बहुत अच्छा भी मानते हैं। और भी मानते हैं कि जैसे कुछ लोग का एक कोटेशन है कि सूर्य के प्रकाश के नीचे अंग्रेज़ों जैसा इंसान मतलब कहीं नहीं होते हैं। इस तरीके से भारत के कुछ लोग इस तरह से बोले हैं, मतलब कि अंग्रेज़ों के प्रति इतनी भक्तिभाव थी, इतनी प्रेम था, प्रेम के हिसाब से वो अपनी मांगों को मंगवाते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। इसलिए उग्रवादी जो थे, जो अपने स्वभाव से उग्र थे, ये चाहते थे कि हम इनसे ज़बरदस्ती से छीन अपनी मांगों को, अपनी समस्याओं को, अगर ये हमारी मांग, हमारी समस्या का ये नहीं दे रहे हैं, हमारे हल नहीं कर रहे हैं, हम इनसे छीन लेंगे। आवश्यकता पड़ने पर हम हिंसा भी करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। तो ये उग्र तरीके से थे। इनको विश्वास था कि ये जो याचना कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। वास्तविक में ये हुआ भी, उग्रवादियों के द्वारा कुछ हासिल नहीं कर पाए। इसलिए जो उग्रवादी नेता थे, उग्रवादी नेता में जैसे कि बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे, अरविंद घोष थे, ऐसे बहुत सारे नेता थे जो उग्र तरीके से थे। इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो इस कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन वो थे, लेकिन कांग्रेस के सदस्यों में ये लोग थे जो एक हिंसा का रूप लेते थे, उग्र रहते थे। उग्र मतलब कहीं पर भी अगर किसी अंग्रेजों को मार करके अपने हक की लड़ाई लड़ना पड़े, अपनी मांगों को पूरा करना पड़े, अपनी अधिकार की मांग करना पड़े, तो ये मांग करके करेंगे, लड़ाई लड़ करके करेंगे, हिंसा कर करके करेंगे। तो ये कहलाए उग्रवादी राष्ट्रवाद। ये कब हुआ? 1906 में, क्योंकि 1906 में आते आते दो गुट बन गया, कांग्रेस के अंदर दो गुट बन गया। एक थे थोड़ा सा बहुत नरम जो थे, जो अंग्रेजों से भक्ति भाव रखते थे, वो एक तरीके से नरम दल कहलाए, और गरम दल कहलाए। तो 1907 तक आते आते ये कांग्रेस का विभाजन हो गया। सूरत के हम बताए होंगे, सूरत के अधिवेशन में 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया गरम दल और नरम दल में।
और यह जाकर के इन दोनों के मध्य समझौता हुआ था 1915 में जाकर के। उसके बाद से हमारा स्टार्ट होता गांधी का युग, और गांधी का युग एक तरीके से आंदोलन का युग इसको बोला जाता है, आंदोलन, क्योंकि इसमें बहुत सारे आंदोलन किए, सत्याग्रह आंदोलन किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किए, दांडी यात्रा किए, भारत छोड़ो आंदोलन इसमें हुआ था। ये सब गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। जब चाहते थे, जब उनको मूड करता था धरने पे बैठ जाते थे बूढ़ा आदमी हैं, तो ये आंदोलन का युग था। तो इस तरीके से ये सब कांग्रेस कई गठन जब से हुआ, उसके बाद से ये कांग्रेस वाले, कांग्रेस का जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस का जो संगठन है, यही संगठन ही ये सब चीज़ कर रहा था। पहले उसी संगठन के कुछ सदस्य लिबरल थे, इतने उदार थे कि अंग्रेजों से प्रेम भक्ति थी। उसके बाद उसी में विखंडित हो गया, दो गुटों में विभाजित हो गया, गरम दल नरम दल। तो उसमें से जो गरम दल वाले थे, एक पूरा कांग्रेस संगठन इन गरम दल के नेताओं के हाथ में आ गया, इनकी चलने लगी। फिर दोनों में समझौता भी हुआ 1915 में। फिर गांधी जी आ गए, और गांधी जी जब आए 1915 तक आते आते गांधी जी आ गए, तो उन्होंने भारत में अपना आंदोलन शुरू कर दिया। यानी कि गांधी जी के नेतृत्व में, एक बूढ़े से व्यक्ति के नेतृत्व में बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू हो गया, जिसका अलग अलग नामों से जाना जाता है। होम रूल आंदोलन किए थे, चंपारण आंदोलन किए थे, आते ही शुरू कर दिए हैं। 1920 से 22 के मध्य में ये असहयोग आंदोलन किए, सत्याग्रह आंदोलन किए। 1929-30 में स्टार्ट कर दिए ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसी में दांडी यात्रा भी शुरू कर दिए थे, नमक कानून तोड़ा। बीच में छोटे बड़े कानून आंदोलन थोड़ा बहुत हुए, लेकिन उतने उग्र नहीं थे। लेकिन फिर 1942 में जा कर के भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, क्योंकि इन जो कांग्रेस है, इनकी मांग बदलती जा रही थी। क्योंकि पहले सुधार की मांग होता था, अन्य चीज़ों की मांग होता था, लेकिन धीरे धीरे इनकी लड़ाई आज़ादी तक पहुंच गई कि अब हमें, भाई साहब आप हमें छोड़िए और जाइए और हमको आज़ाद कर दीजिए। अब हम सक्षम हो गए हैं अपने भारत, अपने राष्ट्र की शासन सत्ता को चलाने के लिए। हम सक्षम हो गए हैं, हम काबिल हो गए हैं, हम संविधान भी बना लेंगे, हम अपने रूल से शासन चला लेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे उदारवादियों की विचारधारा, इसी चीज़ को हम लोग पढ़ लें। उसके बाद से बाकी ये सब चीज़ें दूसरे दिन चलेगा, ये दूसरे दिन चलेगा। ठीक है, तो ये उदारवादी जो थे, जितने ऐसे नेता थे जो थोड़ा सा लिबरल थे, जो अंग्रेज़ों के प्रति उनकी श्रद्धा थी, भक्ति भाव थी, प्रेम करते थे, और प्रेम से, भक्ति भाव से, श्रद्धा से अपनी मांगों को मांगते थे, जो मिलता नहीं था। तो इनकी विचारधारा देखेंगे कि इनकी किस तरीके की विचारधारा है। तो इसमें हम लोग पहला देखेंगे ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति। सही बात है, ये उदारवादी जितने थे, गोखले थे, ये भी एक तरीके से उसी तरीके से बहुत सारे नेता थे। हम बारी बारी से कई लोग का नाम लेते रहेंगे। तो ये दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये इतने लिबरल थे कि ये अंग्रेज़ों को बहुत श्रद्धा करते थे, बहुत मानते थे। जैसे एक लोग का कोटेशन है कि आओ हम एकजुट होकर के पुरुषों की तरह से बोलें कि हम आचूड़ राजभक्त हैं। ये कौन बोल रहे हैं?
दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी कहने का मतलब ये है कि सब लोग आओ और हम एक पुरुष की तरीके से, पुरुष आचूड़ की तरीके से बोलना कि हम राजभक्ति हैं। राजभक्त का मतलब ये है कि दादा भाई जो नौरोजी थे, ध्यान रहे यहाँ पे ऐसे समझा, इसके अंदर जो दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्होंने बोला कि सब लोग आए, हम महापुरुष जितने हैं सब लोग आए, एक पुरुषों की तरह से आए और आचूड़ के रूप में राजभक्ति देना, यानी कि सरकार के प्रति दिखाएं कि हम राज के प्रति कितनी भक्ति भाव से रहते हैं। इसलिए एक थे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का कहना यह था, बेसेंट थी एनी बेसेंट, इनका ये कहना था कि इस समय के जितने भी भारत के राजनेता थे वह ब्रिटिश राज्य में अपनी प्रजा, ब्रिटिश राज्य में अपने आप को एक प्रजा मानने में बहुत अधिक प्रसन्नता उनको होती थी। ठीक है। तो ये व्यक्ति जो हैं, इनका ये कहना था कि जो भारत के जो नेता हैं उनको ब्रिटेन सरकार के अधीन अपने आप को एक तरीके से प्रजा मानने में गौरव का अनुभूत होती थी। गौरव मानते थे कि मैं अपने आप पे बहुत गौरव अनुभव करता हूँ कि हम ब्रिटेन सरकार के हम प्रजा हैं। तो सोचो, ये व्यक्ति बोल रहा है, ये व्यक्ति भारत के जो नेता लोग थे, इन नेताओं के बारे में बोल रहा है कि ये नेता, जो ये भारत के जो नेता हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं, इन नेताओं के बारे में बोल रहे हैं कि ये नेता अपने आप को ब्रिटेन सरकार के अधीन एक प्रजा के रूप में मान करके अपने आप गौरव का अनुभूत करते थे, गौरवान्वित होते थे। ठीक है। तो ये इनकी होती थी एक तरीके से राजभक्ति, अपने सरकार के प्रति नहीं बल्कि ब्रिटेन राज्य के प्रति प्रजा मान करके। अब दूसरे नंबर पर है ब्रिटिश की न्यायप्रियता में विश्वास। ब्रिटिश की न्यायप्रियता में इनको बहुत विश्वास था। अभी देखो, ये जो नेता हुआ करते थे, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हो, हैं चाहे कोई भी हो, जो उदारवादी जितने भी नेता थे, दादा भाई नौरोजी हो, ये सब ये मुख्य रूप से थे। इनका ये कहना था कि अंग्रेज स्वभाव से सच्चरित्र होते हैं, एक अच्छे चरित्रवान होते हैं और ईमानदार होते हैं और न्यायप्रिय होते हैं, क्योंकि वो जो न्याय करते हैं वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है। न्यायप्रियता में बहुत बड़ी भक्ति होती है। रहमतुल्लाह सयानी ये इन नेताओं के प्रति यह बोले थे कि यह नेता इस तरीके से अपने आप को उनका मतलब सोचते हैं कि अंग्रेज़ों से बढ़कर सच्चरित्र इस सूर्य के प्रकाश में कहीं और नहीं बसती। कहने का मतलब ये है, नहीं है, इनका नाम सुनिए, रहमतुल्लाह सयानी। इनका कहना ये है कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज इनके जैसा सच्चरित्र और ईमानदार व्यक्ति इस सूर्य के प्रकाश के नीचे कहीं नहीं बसती। यानी कि जब बसते हैं तो अंग्रेज वाले ही, सूर्य के प्रकाश नीचे अंग्रेज वाले ही सबसे चरित्र और सच्चरित्र व्यक्ति हैं। तो सोचो, ये अंग्रेजों के प्रति इनकी न्यायप्रियता में इतनी क्या है, विश्वास है, क्योंकि मानते हैं क्या कि अंग्रेज ही सबसे बड़े न्यायप्रिय होते हैं और वही सबसे बड़े, उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास हुआ करते हैं। आगे एक एक टॉपिक हम लोग देख लें। यहाँ पर हम टॉपिक को लिख दे रहे हैं। ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के हित में। ये कहना है कि जो ये उदारवादी जो नेता थे, इनका ये कहना है कि इन ब्रिटेन के साथ अगर भारत का संबंध होता है
तो ये भारत के हित में है। क्यों? क्योंकि ये कहते थे कि अंग्रेज हमारे यहाँ यातायात की सुविधा दिए, रेल की सुविधा दे रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कर रहे हैं, कुछ कुरीतियाँ, कुछ अंधविश्वास को ख़त्म कर दे रहे हैं कानूनी तौर पे। हमारे यहाँ कहीं न कहीं सड़क का, रेल का, यातायात का, तार का, डाकघर का, हर चीज़ का ये विकास कर रहे हैं। अगर ये अंग्रेज नहीं रहते तो क्या होता, हमारे यहाँ इन सभी चीज़ों का विकास पता नहीं होता, या कब होता, लेट होता कि नहीं होता, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन अंग्रेज आए तो कम से कम ये शुरुआत की, हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था को शुरुआत की, वो भी एक समान शिक्षा व्यवस्था जहाँ पे स्त्री पुरुष किसी भी धर्म जाति का हो, सब लोग एक जगह बैठ करके पढ़ें, ये व्यवस्था स्टार्ट की है। यातायात सुविधा स्टार्ट किए, आवागमन की सुविधा स्टार्ट किए। तो इन सभी सुविधाओं को देखते हुए इन लोगों का ये कहना था कि ब्रिटेन के साथ अगर हम संबंध जोड़े हैं तो ये भारत के हित में रहेगा। ठीक है ना, ये तीसरे नंबर के पॉइंट था। क्रमिक सुधार में विश्वास। पांचवा है उदारवाद का लक्ष्य है उदारवाद का लक्ष्य की प्राप्ति है। संवैधानिक शासन में विश्वास। ठीक है, ये सब चीज़ को हम लोग पढ़ें। जैसे यह है ब्रिटेन के साथ संबंध में भारत के हित में है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये है कि ये लोग चाहते थे, कहते थे कि हमारे यहाँ जो सुधार, और ऐसा नहीं कि हम एक ही बार में हैं ये प्रतिनिध्यात्मक तंत्र प्राप्त कर लेंगे। प्रतिनिध्यात्मक तंत्र यानी कि प्रतिनिध्यात्मक तंत्र का मतलब यह है कि जनता का कोई एक प्रतिनिधि होना चाहिए, वो अपनी मांग को उनके द्वारा सरकार तक पहुंचाएं। तो ये मांग थी कि कोई प्रतिनिधि हमारा होना चाहिए, लेकिन ये प्रतिनिधि ये लोग देते नहीं थे। इन्हें चाहते थे कि हम डायरेक्ट अगर प्रतिनिधि की मांग करने लगे, प्रतिनिध्यात्मक शासन अगर आ जाए तो ये नहीं है। हमारा क्रमिक सुधार होगा, धीरे धीरे सुधार होगा, क्योंकि हमारे यहाँ का शासन राजतंत्र था और राजतंत्र से अचानक लोकतंत्र में परिवर्तन हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये लोग चाहते थे कि कहते थे कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ये क्रमिक सुधार। ठीक है, हमारे यहाँ आवश्यक सुधार, विधायी सुधार, न्याय से संबंधित सुधार, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का विकास, ये सारी चीज़ों का विकास ये लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। उदारवाद का लक्ष्य है राजनीतिक स्वशासन। उदारवाद का मतलब यह है कि देखिए, उदारवाद कैसे, उदारवाद का मतलब होता है कि ब्रिटेन के शासन के प्रति भक्तिभाव, प्रेम, एकदम उनके प्रति लिबरल रहें, प्रेम भाव रखें, और उसी प्रेम भाव से ही उन लोगों को अपनी बातों को मनवा लें। ये इनके पास का विश्वास था। तो इनका ये था कि हम उदारवाद, एकदम उदार रहेंगे तो ही हम उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। कौन सी लक्ष्य की प्राप्ति? राजनीतिक स्वशासन। स्वशासन का मतलब ये है कि जब हम उदारता रहेंगे, उनके प्रति उदार प्रिय रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे हमको स्वशासन देते रहेंगे। यानी कि हमको कुछ शक्तियाँ, कुछ शासन, अपने शासन करने की शक्ति हमको मिलती रहेगी, ताकि हम भी राजनीतिक में भागीदारी करते रहेंगे। ठीक है ना, ये स्वशासन की प्राप्ति तभी संभव है जब हम ब्रिटेन के प्रति उदार रहेंगे। ठीक है ना, संवैधानिक शासन में विश्वास। संवैधानिक शासन का मतलब ये है कि जो भी अंग्रेज, ध्यान सुने, अंग्रेज जो भी नियम या कानून जो भी लाते थे, तो ये जिस नियम और कानून के तहत शासन भारत में ब्रिटेन वाले चलाते थे, तो वह नियम वो कानून, यानी कि जिस नियम और कानून से किसी राष्ट्र का संचालन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संविधान। तो ये संविधान शासन में विश्वास। संविधान शासन का मतलब ये है कि अंग्रेज जिस नियम और जिस कानून के द्वारा शासन करते थे, उस संविधान में इनकी, ये उदारवादियों की क्या था, विश्वास था। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए मात्र इतना ही। हम लोग आज मात्र ये पढ़े हैं,
इसको आज हम लोगों ने ये उदारवाद क्या होता है ये 1800 से लेकर के 1905 तक ये इनकी साथ चलती थी, यानी कि उदारवादियों की चलती थी, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ऐसे इनके साथ के बहुत सारे ऐसे नेता थे हैं जो एक मेहता करके थे, वो भी थे। इनका कहना यह था कि हम लोग एकदम मतलब प्रेम भक्ति भाव रखें अंग्रेजों से, इस तरीके थे। तो कम से कम ये उदारवादी जो नेता थे इनकी चलती थी कहाँ से कहाँ तक 1885 से लेकर के 1905 तक इन नेताओं का नेतृत्व के द्वारा कांग्रेस का संचालन किया जाता था, या फिर कांग्रेस के जो भी काम करता था इन नेताओं के द्वारा करता था, यानी कि भक्ति भाव से, यानी कि उदारवाद से। लेकिन 1906 के बाद स्थिति बिगड़ गई, ठीक है। तो 1906 से लेकर के 1919 तक के अंदर उग्रवादी राष्ट्रवाद क्या हुआ, इसमें क्या घटना घटी, क्या क्या हुआ, ये नेता क्या किए, ये चीज़ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।